प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आप लोगों को मैं जो पद्य भाग पढ़ाता आ रहा हूँ, आज मैं जो पद्य पढ़ाने जा रहा हूँ वह सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। उनकी एक कविता है नौका विहार। तो नौका विहार कविता को आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। वैसे मैं अभी सुमित्रा नंदन पंत से आपका परिचय करा देता हूँ कि देखो, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा के एक गांव में, कौसानी गांव में हुआ था। गांव का नाम क्या था? कौसानी। कौसानी गांव था और जिला कौन सा था? अल्मोड़ा। और ये कहाँ आता है? उत्तराखंड में आता है। उत्तराखंड का नाम तो आपने सुना है, पहले उत्तरांचल नाम था, बाद में इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। तो देखो, ये कौसानी गांव के थे। इनके जिले का नाम अल्मोड़ा था और इनके राज्य का क्या नाम था? उत्तराखंड। ये जन्म के 6 घंटे बाद ही, इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही माता का निधन हो गया था। जब इनका जन्म हुआ था, तो देखो कितनी बड़ी बात है, जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी माता का निधन हो गया था 6 घंटे के बाद। इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का निधन हो गया था। इनका जो प्रारंभिक नाम था वह था गोसाई दत्त। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? गोसाई दत्त। गोसाई दत्त इनका प्रारंभिक नाम था। क्या था नाम इनका? जो शुरू का नाम था वो क्या था? गोसाई दत्त। और देखो, प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अल्मोड़ा में, इनकी अल्मोड़ा में हुई थी। जो इनकी शुरुआत की जो शिक्षा थी वो कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। 1918 में ये मजले भाई के साथ काशी आ गए और क्वींस कॉलेज में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी इन्होंने। क्वींस कॉलेज में इन्होंने माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण की थी। कहाँ पर? काशी में। कौन सा कॉलेज था? क्वींस कॉलेज। क्वींस कॉलेज में इन्होंने माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण की थी। उसके पश्चात ये इलाहाबाद आ गए थे। कहाँ गए थे? इलाहाबाद। काशी से इलाहाबाद आ गए। तो बाद में इन्होंने अपना नाम क्या रख दिया? सुमित्रा नंदन पंत। जब ये इलाहाबाद आ गए थे तो इन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख दिया था। और देखो, 1921 में असहयोग आंदोलन एवं महात्मा गांधी के प्रभाव से महाविद्यालय छोड़ दिया था इन्होंने। 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और महात्मा गांधी के कहने से इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा का अध्ययन किया था। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा का क्या किया था? अध्ययन किया था। इन्होंने इलाहाबाद में आकाशवाणी में शुरुआती दिनों में सलाहकार के रूप में इनको कार्य मिला था। इलाहाबाद में आकाशवाणी में काम मिल गया था इनको। इलाहाबाद में किस में मिला था? आकाशवाणी में काम मिल गया था। और देखो, अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुषमा बचपन से ही पंत जी को बहुत प्रभावित करती थी। अल्मोड़ा की ऐसी प्राकृतिक सुषमा थी। उत्तराखंड की तो आप जानते हैं कितना सुंदर है उत्तराखंड। तो देखो, इसको यहाँ की जो प्रकृति थी ना, बहुत प्रभावित करती थी इसको। किसको? पंत को।
और देखो चौथी कक्षा से ही पंत जी ने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। जब ये 4th क्लास में थे, चौथी कक्षा में थे, तब से इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। 1916 में इन्होंने एक कविता लिखी थी, गिरजे का घंटा कविता लिखी थी। उनकी ये प्रथम कविता है। कौन सी? गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा इनकी एक प्रथम कविता थी, जो कब लिखी थी? 1916 ईस्वी में लिखी थी इन्होंने। अब सुनो, कवि की रचना यात्रा को 4 चरणों में बांट दिया था इन्होंने अपनी रचना को। एक तो छायावादी रचना, प्रगतिवादी रचना, एक अरविंद दर्शन से संबंधित रचना थी इसकी, और एक नवमानवतावादी रचना। मतलब क्या है कि इन्होंने 4 खंडों में बांट दिया था इसको। तो देखो छायावादी रचना में तो इन्होंने कृतियां लिखी थी, जैसे उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये इसकी छायावादी कृतियां थी। कौन कौन सी? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन, ये थी छायावादी रचना इसकी। अब प्रगतिवादी रचना भी लिखी थी इन्होंने। प्रगतिवादी रचना लिखी थी जैसे ग्राम्या, युगांत, युगवाणी, ये इसकी कौन सी थी? प्रगतिवादी रचना थी। अब अरविंद दर्शन से प्रभावित और रचनाएं थी इसकी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, वाणी, ये इसकी अरविंद दर्शन से संबंधित रचनाएं थी। कौन कौन सी? स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, वाणी, ये इसकी अरविंद दर्शन से संबंधित रचना थी। अब देखो नवमानवतावादी काव्य भी लिखे थे उन्होंने। वो कौन कौन सी थी? लोकायतन, लोकायतन, चिदंबरा, गीत हंस, शंख ध्वनि, किरण वीणा, पौ फटने से पहले, समाधिता, शशि की तरी, ये थे। और इन्होंने काव्य नाटक भी काफी लिखे थे, रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, ये इसके थे। और इसलिए पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। तो देखो पंत क्या कहे जाते हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, क्योंकि प्रकृति से सबसे ज़्यादा लगाव इन्हीं को था। तो देखो बच्चों, ये तो था हमारा सुमित्रानंद पंत का परिचय। अब हम इस पद को पढ़ाने जा रहे हैं। देखो इसको, ये सुमित्रानंद पंत की नौका विहार कविता से ली गई है। किससे? नौका विहार कविता से ली गई है। तो इसको हम पढ़ाएंगे। इसके कुछ कठिन शब्दार्थ भी हैं, उन कठिन शब्दार्थों को भी हम इसमें बताएंगे। तो देखो एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर इसको समझाएंगे। देखो, शांत, स्निग्ध, ज्योत्स्ना, उज्ज्वल, ये जितने भी शब्द आए ना, ये तत्सम शब्द हैं। संस्कृत निष्ठ शब्दों का इसमें प्रयोग किया है कवि सुमित्रानंदन पंत ने। शांत, स्निग्ध, ज्योत्स्ना, उज्ज्वल, अपलक, अनंत, नीरव, भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल। आपकी समझ से बाहर लग रहा होगा ये, क्योंकि इसमें संस्कृत निष्ठ शब्द आए, मैं समझाऊंगा तब आपकी समझ में आएगा। लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल यंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विवाह से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तो ये इसकी कविता थी। तो देखो बच्चों, इसमें कठिन शब्दार्थ आए हैं कुछ, उनको मैं एक बार बता देता हूं, फिर समझाऊंगा। कठिन शब्दार्थ देखो, स्निग्ध,
ज्योत्स्ना अनंत नीरव सैकत धवल तनवंगी श्रांत क्लांत कुंतल कुंतल वर्तुल। देखो बच्चों, ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। जो इम्पोर्टेंट ये हैं इस पद से, इसको आप अगर समझ के याद कर लिया तो ये आपका अर्थ हो जाएगा। कैसे? देखो, स्निग्ध, स्निग्ध शब्द आया है। स्निग्ध का मतलब होता है कोमल। क्या है? कोमल। ज्योत्सना का मतलब होता है चांदनी। अनंत कहते हैं आकाश को। नीरव माने शांत। सैकत होता है रेत राशि। जो रेत होता है ना, हमारे थार के मरुस्थल में जो रेत है, जैसलमेर, बाड़मेर, उधर की जोधपुर, उधर की साइड में, तो उसको कहते हैं सैकत, रेत राशि। धवल, धवल का मतलब होता है सफेद। तनवंगी कहते हैं पतले अंगों वाली जो नायिका होती है, पतले अंगों वाली नायिका। श्रांत क्लांत, ये दो शब्द आए हैं। एक तो है श्रांत और दूसरा है क्लांत। तो देखो बच्चों, इनमें आपको अच्छी तरह अंतर करना है। श्रांत का मतलब होता है थका हुआ, और क्लांत का मतलब होता है व्यथित, मतलब परेशान। कुंतल माने वाल और वर्तुल माने गोलाकार। तो देखो, ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। स्निग्ध कहते हैं कोमल, ज्योत्सना कहते हैं चांदनी, अनंत माने आकाश, नीरव कहते हैं शांत, सैकत माने रेत राशि, धवल माने सफेद, तनवंगी कहते हैं पतले अंगों वाली, श्रांत माने थका हुआ, क्लांत माने व्यथित, कुंतल माने बाल और वर्तुल माने गोलाकार। तो देखो बच्चों, अब इसका हमें सही ढंग से, सही तरीका से समझना होगा। तो देखो, मैं इसका अर्थ करता हूँ। पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये अवतरण कविवर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार कविता से लिया गया है। और इससे जो ये पद है, इसमें कवि ने रात्रि को गंगा की शोभा का वर्णन किया है कि रात्रि में गंगा कितनी सुंदर दिखाई देती है, गंगा का वातावरण कितना सुंदर दिखाई देता है, उस गंगा का वर्णन किया गया है। और गंगा को एक सुंदर नायिका की उपमा दी गई है, इसलिए उसमें मानवीकरण अलंकार होगा, क्योंकि मानव से संबंधित है। तो इसमें उपमा किसी दी है? अप्सरा, मतलब एक नायिका की, जो सुंदर नायिका होती है पतले अंगों वाली, उसका इसमें उसकी उपमा दी है। गंगा को एक तनवंगी माना गया है, पतले अंगों वाली नायिका। तो देखो, मैं समझा देता हूं सही ढंग से। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। तो देखो, गंगा नदी की इसमें रात्रिकालीन शोभा का वर्णन किया जा रहा है। और इसका वर्णन करते हुए कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि रात्रि के समय धरती पर, रात्रि के समय पृथ्वी पर
शांत, पृथ्वी पर शांत, स्निग्ध, ज्योत्सना, उज्ज्वल, शांत, स्निग्ध, ज्योत्सना, उज्ज्वल चांदनी फैल रही है। पृथ्वी पर रात्रि के समय पृथ्वी पर शांत, स्निग्ध, ज्योत्सना, उज्ज्वल चांदनी फैल रही है। स्निग्ध का मतलब कोमल, ज्योत्सना मतलब चांदनी, तो शांत, स्निग्ध, ज्योत्सना, उज्ज्वल, तो शांत, स्निग्ध, ज्योत्सना, उज्ज्वल चांदनी फैल रही है। किसकी? चंद्रमा की। अपलक अनंत नीरव भूतल, अपलक अनंत नीरव भूतल, और सारा वातावरण एकदम सुनसान है, बिल्कुल शांत है और एकमात्र नीरवता छाई हुई है। सारे वातावरण में, सारी पृथ्वी पर रात्रि के समय नीरवता छाई हुई है, शांति बनी हुई है, सुनसान लग रहा है। रात्रि के समय कैसा लगता है? गंगा के किनारे एकदम सुनसान, जिसमें एकदम शांति, चुप्पी छाई हुई है, नीरवता छाई हुई है। तो और चांदनी रात निकली हुई है, चांदनी रात्रि है और शांत वातावरण है, तो उस गंगा का वर्णन किया जा रहा है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। सैकत सैया, तो सैकत सैया कहते हैं रेत राशि। तो देखो, कवि कहते हैं कि दूध के समान सफेद रेत राशि, दुग्ध, दूध के समान, धवल माने सफेद, धवल माने सफेद, दूध के समान सफेद रेत राशि, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, दूध के समान सफेद रेत राशि। जो रेत कैसा दिखाई देता है? दूध के समान सफेद, दूध के समान रेत राशि की सैया पर, एक रेत राशि, रेत को एक सैया बता दिया है। किसकी? गंगा की सैया बता दिया है। सैया कहते हैं जहां पर लेटे रहते हैं। तो देखो, कवि कहते हैं कि दूध के समान सफेद रेत राशि पर तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, और ग्रीष्म ऋतु के समय, ये ग्रीष्म ऋतु के समय गंगा में पानी की कमी आ जाती है और एक पतली सी बन जाती है। गंगा में पानी की कमी आ जाती है ग्रीष्म ऋतु के समय पे। तो ग्रीष्म ऋतु के कारण कम जल वाली ऐसे लग रही है वो गंगा, जैसे कि कोई पतले अंगों वाली नायिका हो। ऐसे लग रही है जैसे कि कोई पतले अंगों वाली नायिका हो, और वह थकी हुई है, व्यथित है, थकी हुई है, व्यथित है और निश्चल रूप से लेटी हुई है। ऐसे लग रही है कि वह थकी हुई हो, व्यथित हो और निश्चल रूप से लेटी हुई है, क्योंकि वो निश्चल का मतलब है जो चल नहीं सकते, स्थिर, निश्चल रूप से वो लेटी हुई है। एक नायिका की तरह, पतले अंगों वाली नायिका के रूप में वो दिखाई दे रही है। तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरें और पर कोमल कुंतल। तापस बाला, देखो कभी उसको एक बाला बताते हैं, उस गंगा रूपी नायिका के। देखो वह गंगा कैसी लगती है? वह गंगा ऐसी लगती है जैसे कि पवित्र तापस कन्या हो, पवित्र तापस कन्या की तरह दिखाई दे रही है। तापस वाला गंगा निर्मल, वह गंगा एक पवित्र तापस कन्या की तरह दिखाई दे रही है। शशि मुख से दीपित मृदु करतल, और जिसका चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख हो और कोमल लहर रूपी हथेलियां, उसकी चंद्रमा के समान मुख है और कोमल लहर रूपी हथेलियां उसकी चमक रही हैं।
वो ऐसे लग रही है जैसे कि तापस बाला हो और जिसका मुख चंद्रमा के समान हो और लहरें उसकी चमकती हुई हथेलियों के समान दिखाई दे रही है। लहरें और पर कोमल कुंतल, और उसकी जो लहरें हैं उसके वक्षस्थल पर, उसका जो वक्षस्थल है उस वक्षस्थल पर कोमल बालों के समान फैल रही है। वो लहरें उसके वक्षस्थल पर ऐसे लग रही है जैसे कि कोमल बाल, उस नायिका के कोमल बाल फैले हुए रहते हैं ना, ऐसे उसकी लहरें लग रही हैं उस गंगा नदी पर। तो उस गंगा नदी को एक तनवंगी नायिका बताया है। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल यंचल सा नीलांबर। देखो उसमें उस गंगा रूपी नायिका के गोरे अंगों पर बार बार लहराता हुआ, उस गंगा नदी पर गंगा रूपी नायिका है, उस गंगा रूपी नायिका के गोरे अंगों पर बार बार लहराता हुआ सुंदर धागों का बना हुआ, सुंदर धागों का बना हुआ एक चंचल अंचल जैसा नीला आकाश फैला हुआ है। कैसा लग रहा है? जैसे कि गंगा नदी के गंगा रूपी जो नायिका है उसके गोरे अंगों पर बार बार सहराता हुआ, सिहरता हुआ, लहराता हुआ सुंदर धागों से बना हुआ, सुंदर सुंदर धागों से बना हुआ उसके चंचल अंचल जैसा नीला आकाश फैला हुआ है। तो इस आकाश को बताया सुंदर धागों से बना हुआ जो नीला आकाश है उसको। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि गोरे अंगों वाली जो नायिका होती है, गोरे और पतले अंगों वाली जो नायिका होती है, उसका जो शरीर है वो नीले वस्त्रों से ढका हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे कि उसका शरीर नीले वस्त्रों से ढका हुआ है, ऐसे गंगा उस नीले आकाश से ढकी हुई है। तो ये उसके रूपक में कहा गया है। जिस प्रकार एक गोरी नायिका होती है और उसका शरीर नीले वस्त्रों से ढका हुआ रहता है, उसी प्रकार ये जो गंगा है वो भी ऐसे लग रही है, वो गंगा भी एक नीले आसमान से ढकी हुई है उस नायिका की तरह। साड़ी की सुकड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विवाह से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। देखो उसमें वर्तुल कहते हैं गोलाकार, उसमें गोलाकार कोमल लहरें हैं। वर्तुल उसमें गोलाकार, मृदुल लहर मतलब कोमल, उसमें जो गोलाकार और कोमल जो लहरें हैं वे ऐसे दिखाई दे रही हैं जैसे कि उसने नीली साड़ी पहन रखी हो। किसने? गंगा ने। ऐसे दिखाई दे रही है जैसे कि नीली साड़ी पहन रखी हो, और साड़ी की जो सिकड़न है ना, जो सलवटें उसकी, वो ऐसे लग रही है जैसे चंद्रमा की सुकोमल शुभ्र कांति फैल रही है। उसके ऊपर चंद्रमा की जो चांदनी है वो फैल रही है, और वह साड़ी है वह साड़ी सिमटी हुई है। ऐसे लग रही है जैसे कि वो साड़ी सिमटी हुई हो। तो देखो कवि कहते हैं कि उसमें गोलाकार कोमल लहरें, जो उसकी गोलाकार और जो कोमल लहरें हैं वे ऐसे लग रही है जैसे कि एक साड़ी हो, और साड़ी पर जो सिकुड़न है उसकी, वो सिकुड़न कैसी लग रही है? जो साड़ी पर सिकुड़न है और चंद्रमा की चांदनी उस पर पड़ रही है, चंद्रमा पर उसकी चांदनी पड़ रही है। तो साड़ी की जो चंद्रमा की चांदनी पड़ रही है तो उसकी सुकड़न उसको उस साड़ी पर शुभ्र कांति फैला रही है। तो ये गंगा इस प्रकार लग रही है। तो इसमें देखो गंगा नदी को गोरे अंगों वाली एक सुंदर नायिका बताया गया है, और उसके जो बाल हैं वो समझो कि नीली काली है, उसकी केश राशि कुछ नीली काली है, नीले रंग की है वो। तो उसने नीले रंग की साड़ी पहन रखी है, ऐसे लग रही है। रात्रि में उसके कपड़ों पर निर्मल चांदनी फैल रही है। वह गंगा नदी रूपी जो नायिका है
वो रेत राशि की सैया पर शांत होकर के लेटी हुई है। इस प्रकार कवि पंत ने छायावादी काव्य शैली में गंगा के इस रात्रिकालीन स्वरूप का वर्णन किया है। तो देखो इसमें गंगा के रात्रिकालीन शोभा का चित्रण किया है। इसमें रूपक, उपमा और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। क्योंकि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इसलिए किया गया है कि इसमें गंगा को एक नायिका बताया गया है। तो देखो बच्चों, ये पद एकदम संस्कृत निष्ठ शब्दों से रचा हुआ है। इसमें तत्सम शब्दावली है, इसलिए ये थोड़ा कठिन लग रहा है। अगर इसके शब्दों को आप अच्छी तरीक़ा से याद कर लोगे और अच्छी तरह से समझ लोगे, इसको मैंने जैसे पढ़ाया है, तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।